दोस्तों बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलन मस्क को कौन नहीं जानता। अगर बिल गेट्स की बात की जाए तो बिल गेट्स 1995 से लेकर 2010 तक और फिर 2013 से लेकर 2017 तक दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान रह चुके हैं। और फिर 2017 में ही सोशल मीडिया पर एक नया नाम सुनाई देने लगा और वो नाम था अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस 2017 से लेकर 2021 तक वर्ल्ड रिचेस्ट मैन रहे, लेकिन फिर अक्टूबर 2021 में एलन मस्क ने एंट्री मारी और एक साल में ही बिल गेट्स और जेफ बेजोस दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। दोस्तों मजे की बात ये है कि ये तीनों इंसान पैदाइशी अरबपति या करोड़पति नहीं थे, बल्कि ये सब एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। तो अब सोचने की बात ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये तीनों इंसान गुर्बत के अंधेरों से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन गए। आखिर ऐसा क्या सोचते थे कि जिस सोच ने इनको इतना ताकतवर कर दिया कि पूरी दुनिया इनके कदमों में झुक गई। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एलन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस की सोच के बारे में बताऊंगा कि ये तीनों आदमी अक्सर अपनी बातों में लोगों को क्या एडवाइस करते हैं कि ये काम कर लो आप कामयाब हो जाओगे और इस काम से रुक जाओ ये आपको नाकाम कर देगा। सोच ही एक ऐसी चीज है जो कि उसको ताकतवर बनाती है। तो अगर हम बात करें इन तीनों की सोच की तो काफी बातें ऐसी हैं जो कि इन तीनों में कॉमन है। यानी जब भी कोई इंसान इनसे इनकी तरक्की का राज पूछता है तो ये तीनों लगभग एक ही जैसा जवाब देते हैं और एक ही जैसी बात करते हैं। तो आज हम इनकी बातों से अंदाजा लगाएंगे कि एक इंसान की सोच किस तरह की होनी चाहिए कि जिससे वो गुर्बत के अंधेरों से निकलकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बन सकता है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलन मस्क की वो एडवाइसेस बताऊंगा जो कि ये तीनों बार बार अपनी स्पीचेस में लोगों को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जब आप लोग अपने आसपास के लोगों की हेल्प करते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन यही असल तरक्की का राज है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो बिल गेट्स कहते हैं कि कस्टमर फीडबैक पर गौर करो और कस्टमर्स की कमियों को पूरा करने की कोशिश करो। और जेफ बेजोस बोलते हैं कि मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, अगर मेरे लिए कुछ मायने रखता है तो वो है बेस्ट कस्टमर सर्विस। और एलन मस्क बोलते हैं कि दूसरों के काम आना सीखो। यानी ये तीनों लोग अपने फायदे से ज्यादा दूसरे का सोचते हैं। दोस्तों हम अक्सर मोटिवेशनल स्पीचेस में सुनते हैं कि खुद पर गौर करो, खुद को पहचानो और तरक्की करो, लेकिन इन तीनों लोगों के मुताबिक हमें खुद से ज्यादा दूसरे की फिक्र करनी चाहिए। अब हमारे मोटिवेशनल स्पीकर सच बोलते हैं या फिर ये तीनों सच बोलते हैं, इस बात का तो अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा कामयाब है। और शायद दूसरों के काम आना ही असल तरक्की है, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी दूसरे के काम आएंगे तभी हम अपने भी काम आएंगे। दोस्तों मैथ्स तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। कुछ लोगों को मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग लगती है और कुछ लोगों को मैथ्स का नाम सुन के भी डर लगता है। यानी मैथ्स और उनका 36 का आंकड़ा होता है। दोस्तों हमारी मैथ्स की गिनती शुरू तो 1 से होती है, लेकिन ये खत्म कहाँ होती है ये कोई नहीं जानता। मिलियन से ऊपर बिलियन होता है और बिलियन से ऊपर ट्रिलियन होता है, लेकिन ट्रिलियन से ऊपर क्या होता है नहीं पता ना, तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम उसी 1 के आगे एक 0 लगा दें तो ये 10 बन जाता है। इसी तरह 2 0 लगाने से 100 और 3 0 लगाने से 1000 बनता है। 1000 से ऊपर होता है लाख, जिसमें 5 जीरोस होते हैं। लाख से ऊपर मिलियन में 6 जीरोस, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं और ट्रिलियन से ऊपर होता है क्वाड्रिलियन, जिसमें 15 जीरोस होते हैं। इसी तरह क्वांटिलियन में 18, सेक्सटिलियन में 21, सेप्टिलियन में 24, ऑक्टिलियन में 27, नोनिलियन में 30 और डेसिलियन में 33। और अब डेसिलियन से ऊपर जो लास्ट नंबर है वो है गूगल, जिसमें पूरे 100 जीरोस होते हैं। और गूगल के मुताबिक गूगल दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। मैथ्स इतनी छोटी नहीं है जो कि गूगल पर जाकर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों गूगल से भी बड़ा एक नंबर है, लेकिन इसको नंबर नहीं समझा जाता क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों गूगल की लिमिट 100 जीरोस पर जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों इन्फिनिटी एक ऐसा डिजिट है जिसके आगे कैलकुलेटर्स भी फेल है। इन्फिनिटी का कोई हिसाब नहीं, इसलिए इसको नंबर नहीं समझा जाता। और अगर देखा जाए तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मदर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा टूल है जिससे हर सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, फिर चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। इवन के कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सभी प्रोग्राम्स मैथ्स पर ही चलते हैं। बस अगर सिंपल वे में बोला जाए तो पूरी दुनिया ही इस वक्त मैथ्स पर चल रही है। और आप जिस फोन से मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी मैथ्स से बना है, तो मैथ्स को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि मैथ्स का जिंदगी में कोई फायदा नहीं, तो वो लोग मेरी ये वीडियो देखकर जान गए होंगे कि मैथ्स आखिर कितनी इंपॉर्टेंट है। और तो और हमारे मरने के बाद भी मैथ्स होगी, यानी हिसाब किताब। स्पाइडरमैन की एक मूवी नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को एक जादू के जाल में फंसा देता है। फिर स्पाइडरमैन उस जाल से निकलने के लिए कुछ उल्टे सीधे हिसाब लगाता है, और जब स्पाइडरमैन को सब कुछ समझ आता है तो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के जाल में डॉक्टर स्ट्रेंज को ही फंसा देता है और बोलता है कि आपके जादू से ज्यादा कूल तो मैथ्स है। तो यार अगर आप मैथ लवर हो तो अच्छी बात है, और अगर हेटर हो तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यार पढ़ाई चाहे जो भी हो, पढ़ाई बोरिंग ही होती है। अब पता नहीं भला ये कौन लोग हैं जिनको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती है। तो पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया पर अब इंसान का राज है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को दोहराया जाए और आज से करोड़ों साल पीछे जाया जाए तो इंसान से पहले इस दुनिया में ऐसी खौफनाक मखलूकात रहा करती थी कि अगर आज वो जिंदा होती तो शायद इंसान इस दुनिया पर ना रह पाता। नंबर 10, स्माइलोडोन। दोस्तों स्माइलोडोन नाम के इस खौफनाक जानवर को आपने मूवीज और सीरियल्स में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। गोश्त खाने वाला ये जानवर बहुत ही खौफनाक नजर आता था और इसको और ज्यादा खौफनाक बनाते थे इसके 2 नुकीले दांत जो कि इसके मुंह से बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए थे। एक आम इंसान की उंगलियां 3 से 4 इंच तक लंबी होती हैं, लेकिन दोस्तों स्माइलोडोन के दांत पूरे 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। डायनासोर्स के मरने के बाद स्माइलोडोन अपने वक्त का सबसे बड़ा शिकारी बन चुका था और ये अपने तलवार जैसे नुकीले दांतों से अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। स्माइलोडोन को इसके लंबे दांतों की वजह से सेबर टूथ टाइगर भी कहा जाता है। और एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि ये टाइगर्स इंसानों के साथ रहा करते थे। एक अंदाजे के मुताबिक स्माइलोडोन टाइगर्स आज से 10,000 साल पहले खत्म हो चुके थे, क्योंकि आबो हवा तब्दील होने की वजह से आइस एज यानी बर्फानी दौर खत्म हो रहा था, जिसके चलते इंसानों ने इन टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन टाइगर्स की हस्ती इस दुनिया से मिट गई। कहते हैं कि ये टाइगर्स बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। अगर आजकल के शेर से इस टाइगर का मुकाबला करवाया जाता तो शायद ये टाइगर्स जीत जाते। नंबर 9, जिगांटोपैथिकस।
दोस्तों आपने मूवीज में किंग कॉन्ग नाम का ये कैरेक्टर तो जरूर देखा होगा, जिसको अक्सर डायनासोर्स और मगरमच्छों के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है। देखने में तो किंग कॉन्ग काफी कूल लगता है, लेकिन मजे की बात यह है कि किंग कॉन्ग असल में है ही नहीं। ये सिर्फ एक फिक्शनल मूवी कैरेक्टर है जो कि जिगांटोपैथिकस को देखकर बनाया गया था। जिगांटोपैथिकस दुनिया का सबसे बड़ा बंदर था जो कि आज से 1 लाख साल पहले इंसानों के साथ रहा करता था। भले ये बंदर बहुत ही पुरअमन और शांति पसंद जानवर था जो कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जब जब इंसानों की तरफ से इस पर कोई हमला हुआ तो इसने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बंदर किंग कॉन्ग जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये आम इंसानों और दूसरे गोरिल्लास से बहुत ज्यादा बड़ा था, और ये भी बर्फानी दौर यानी आइस एज के साथ ही खत्म हो गया। नंबर 8 मेगान्यूरा। दोस्तों अगर बात की जाए इंसेक्ट्स की तो दुनिया में काफी सारे ऐसे इंसेक्ट्स मौजूद हैं जिनको देखकर ही खौफ आने लगता है। जहां आजकल के इंसेक्ट्स काफी ज्यादा खौफनाक दिखते हैं, वहीं अगर वक्त में पीछे जाया जाए तो मेगान्यूरा नाम का ये इंसेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट था। देखने से ऐसे लगता है जैसे एक ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन ये आम ड्रैगन फ्लाई से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये इतना ज्यादा बड़ा था कि आज से पहले इससे बड़ा कीड़ा नहीं देखा गया। कुछ लोग इतने डरपोक होते हैं कि वो एक कॉकरोच को देखकर भी डर जाते हैं। तो सोचो अगर मेगान्यूरा जिंदा होता तो उन लोगों का क्या हाल होता। एक अंदाजे के मुताबिक मेगान्यूरास डायनासोर से भी पहले से इस दुनिया में थे, और फिर डायनासोर्स के जमाने में वो सब खत्म हो चुके थे। नंबर 7 हेलीकॉर्पियन। दोस्तों आपने अजीब सी मछलियां तो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इस मछली को देखने के बाद आप जरूर सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि इतनी अजीब और खौफनाक मछली आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। इस मछली का नाम हेलीकॉर्पियन है और इसके ऊपर के दांत बिल्कुल भी नहीं है। इसके नीचे वाले दांतों की जगह एक घूमने वाला ब्लेड लगा हुआ था, जिससे अपने शिकार को एक झटके में ही 2 टुकड़ों में काट देती थी। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये मछली खाना कैसे खाती थी। तो दोस्तों अपने शिकार को मारने के बाद ये मछली उसको अपने मुंह में लेकर अपने नोकीले ब्लेड से क्रश करती थी और अपने शिकार के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निगल लिया करती थी। ये मछली भी डायनासोर से पहले से इस दुनिया में मौजूद थी, लेकिन फिर आज से 27 करोड़ साल पहले इसकी स्पीशीज दुनिया से खत्म हो गई। नंबर 6 पेंटिकोप्टेरस। दोस्तों बिच्छू एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनकर ही डर लगने लगता है, लेकिन आजकल का बिच्छू बहुत ही छोटे साइज का होता है और फिर भी ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन अगर वहीं हम वक्त में पीछे जाएं तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे खौफनाक बिच्छू मौजूद थे जिनका साइज इंसान से भी काफी ज्यादा बड़ा था, और ये बिच्छू समंदरों की गहराई में रहा करते थे। इन बिच्छुओं का नाम पेंटिकोप्टेरस था और ये बहुत ही खतरनाक शिकारी थे। ये किसी भी मछली और जानवर का शिकार करके खा लेते थे, लेकिन जब मौसम तब्दील हुआ और इनको खुराक ढूंढने में मुश्किल पेश आई तो इन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी नस्ल ही खत्म हो गई। नंबर 5 मोसासाउरस। दोस्तों मोसासाउरस नाम का ये खौफनाक जानवर ना तो कोई डायनासोर था और ना ही कोई मगरमच्छ, बल्कि ये एक बहुत ही खूंखार समुद्री छिपकली थी, जिसे बहुत सी मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। इसकी लंबाई लगभग 55 फुट तक हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये सबसे बड़े समुद्री जानवरों में से एक थी। ये मछली इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ये टीरेक्स जैसे बड़े डायनासोर के एक झटके में ही 2 टुकड़े कर सकती थी। अब सोचो अगर इसको मूवीज में देखकर इतना खौफ आता है तो अगर ये जिंदा होती तो कितनी खौफनाक होती। ये छिपकली भी डायनासोर्स के साथ इस दुनिया में रहा करती थी, लेकिन जब एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया तो डायनासोर्स के साथ ही मोसासाउरस भी इस दुनिया से खत्म हो गई। नंबर 4 टाइटैनोबोआ। दोस्तों अगर मैं बोलूं कि दुनिया में सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो आपके माइंड में सबसे पहले एनाकोंडा या फिर पाइथन जैसे बड़े सांप आएंगे, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े और खतरनाक सांप समझे जाते हैं। अलबत्ता ये इस वक्त के सबसे बड़े सांप हैं, लेकिन दोस्तों ये हमेशा से बड़े नहीं थे। अगर आज से करोड़ों साल पीछे जाया जाए तो इस दुनिया में एनाकोंडा और पाइथन से भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े और खौफनाक सांप रहा करते थे, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोबोआ था। ये सांप तारीख का अब तक का सबसे बड़ा और वहशतनाक सांप समझा जाता है। जहाँ एनाकोंडा की मैक्सिमम हाइट 20 फुट है, वहीं टाइटैनोबोआ पूरे 50 फुट तक लंबा सांप था। ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इंसान तो दूर की बात, ये बड़े बड़े जानवरों को भी एक झटके में निगल लिया करता था। एक स्टडी के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया है कि टाइटैनोबोआ जिन जानवरों को खाया करता था उनमें मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां और दूसरे बड़े जानवर खाया करता था। ये सांप आज से 6 करोड़ साल पहले इस दुनिया में था, लेकिन जब मौसम तब्दील हुआ तो इसको शिकार ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई, जिसके चलते ये सांप इस दुनिया से खत्म हो गया। नंबर 3 मेगालोडॉन। दोस्तों समंदर के अंदर रहने वाले जानवरों में आज भी सबसे खूंखार जानवर शार्क है, और ऐसे ही एक शार्क जिसका नाम द ग्रेट व्हाइट शार्क है दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है, जिसे द किंग ऑफ सी यानी समंदर का बादशाह भी कहा जाता है। ये शार्क अपने शिकार को बहुत ही बुरे तरीके से चीर फाड़ कर खा जाती है। लेकिन अगर हम 4 करोड़ साल पीछे जाएं तो एक ऐसी शार्क भी मौजूद थी जिसका साइज मोसासाउरस से भी बड़ा था। ये शार्क आजकल की द ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ी थी। इस शार्क का नाम मेगालोडॉन था और ये अपने वक्त की सबसे बड़ी समुद्री शिकारी थी। अब सोचो अगर ये छोटी ग्रेट व्हाइट शार्क इतनी ज्यादा खतरनाक होती है तो मेगालोडॉन कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। ये शार्क मोसासाउरस से भी बड़ी और ताकतवर थी। एक स्टडी के मुताबिक अंदाजा लगाया गया है कि अगर मोसासाउरस और मेगालोडॉन की लड़ाई करवाई जाती तो मेगालोडॉन मोसासाउरस के टुकड़े टुकड़े कर देती। नंबर 2 मेगा क्रोकोडाइल। हाल ही में साइंटिस्ट को मगरमच्छ की कुछ हड्डियां मिली, लेकिन ये हड्डियां इतनी बड़ी थी कि डायनासोर्स की हड्डियां भी इन हड्डियों के सामने कुछ नहीं थी। ये हड्डियां दुनिया के अब तक के सबसे बड़े मगरमच्छ सार्कोसोरस इम्पेरेटर की थी, जिसको मेगा क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये मगरमच्छ इतना बड़ा और खौफनाक था कि ये टीरेक्स जैसे बड़े डायनासोर के एक झटके में ही 2 टुकड़े कर सकता था। डायनासोर इसके सामने ऐसे थे जैसे कोई बकरी के बच्चे, तो यकीनन इंसान इसके सामने एक चूहे की तरह होगा। इस मगरमच्छ की लंबाई 30 फुट तक थी और डायनासोर के मरने के बाद इस मगरमच्छ को खुराक ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई, जिसकी वजह से ये मगरमच्छ भी खत्म हो गया। नंबर 1 टी-रेक्स। दोस्तों टी-रेक्स, जिसका पूरा नाम टायरानोसोरस रेक्स है, तारीख का अब तक का सबसे खतरनाक जानवर समझा जाता है। ये इतना खूंखार और वहशी था कि ये अपने से बड़े डायनासोर्स को भी मारकर खा लिया करता था। इसीलिए इसको द किंग ऑफ डायनासोर्स यानी डायनासोर्स का बादशाह भी कहा जाता है। इसके जबड़े बहुत ही मजबूत और ताकतवर थे। इसके काटने की ताकत द ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये तारीख का सबसे खूंखार शिकारी था। तो दोस्तों ये थे कुछ जानवर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कुदरत ने इन जानवरों को बहुत पहले ही खत्म कर दिया, और ये तो कुछ भी नहीं, ना जाने और कौन कौन सी बलाएं इस दुनिया में रहा करती थी। इंसान को सिर्फ वही सब पता है जो कि उसने खोज निकाला।
था, लेकिन ना जाने इस दुनिया में और भी क्या कुछ रहा करता था जो कि आज भी इंसान की नजरों से छुपा हुआ है। डायनासोर दरअसल एक लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खौफनाक छिपकली। ये नाम डायनासोर्स के बड़े साइज और उनके स्ट्रक्चर को देखकर रखा गया था, क्योंकि डायनासोर्स बहुत ही बड़े थे और एक छिपकली की तरह दिखते थे। डायनासोर्स की हड्डियों की सबसे पहली डिस्कवरी चाइना में हुई थी। आज से 3500 साल पहले चाइना के लोगों को डायनासोर्स के कुछ दांत मिले थे। उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि डायनासोर क्या होता है, तो चाइना के लोगों ने सोचा कि ये दांत उनके देवता ड्रैगन के हैं, और हकीकत में ड्रैगन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। एक काफी मशहूर एक्सप्लोरर जिनका नाम रॉय चैपमैन एंड्रयूज है, उन्होंने 1923 में दुनिया का सबसे पहला डायनासोर का घोंसला ढूंढा था। उन्हें ये घोंसला मंगोलिया के एक रेगिस्तान में मिला था। उनके घोंसला ढूंढने से पहले साइंटिस्ट को बिल्कुल नहीं पता था कि डायनासोर के बच्चे आखिर कैसे पैदा होते थे। सभी डायनासोर्स अंडे देते थे और अब तक 40 किस्म के डायनासोर्स के अंडे खोजे जा चुके हैं। डायनासोर्स का बड़े से बड़ा अंडा एक बास्केटबॉल के साइज का हुआ करता था, और जो अंडा जितना ज्यादा बड़ा होता था उसका छिलका उतना ही ज्यादा सख्त होता था। दोस्तों, डायनासोर्स के दिमाग बहुत ही छोटे हुआ करते थे। जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का दिमाग भी एक डायनासोर के दिमाग से बड़ा होता है। इसी तरह एक डायनासोर जिसका नाम स्टीगोसॉरस है दुनिया का सबसे छोटे दिमाग वाला डायनासोर था। इसकी बॉडी एक बड़ी वैन जितनी थी, लेकिन इसका दिमाग सिर्फ एक अखरोट जितना था, जो कि काफी अजीब बात है। सांप और छिपकलियां जब बड़े होते हैं तो वो अपनी खाल उतार देते हैं। काफी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि डायनासोर्स भी ऐसे किया करते थे, वो सांप और छिपकलियों की तरह अपनी खाल उतार देते थे। कुछ डायनासोर्स की खाल रंग बिरंगी भी हुआ करती थी, लेकिन मोस्टली साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ज्यादातर डायनासोर ग्रीन और ब्राउन कलर के हुआ करते थे। वो इसलिए ताकि वो पेड़ों और पत्तों के पीछे आसानी से छुप सकें। और दोस्तों, डायनासोर्स की खोपड़ियों के अंदर बड़े बड़े सुराख हुआ करते थे, जो कि इनकी खोपड़ियों के वजन को हल्का रखते थे। और अब दोस्तों हम बात करेंगे डायनासोर की अलग अलग टाइप्स के बारे में। दोस्तों, डायनासोर्स 3 तरह के हुआ करते थे: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स यानी पत्ते खाने वाले, कार्निवोर्स यानी गोश्त खाने वाले, और ओमनिवोर्स यानी गोश्त और पत्ते दोनों खाने वाले। गोश्त खाने वाले मोस्टली डायनासोर्स अक्सर 2 पैरों पर चलते थे, जबकि पत्ते खाने वाले डायनासोर्स 4 पैरों पर। गोश्त खाने वाले डायनासोर्स के पांव काफी बड़े और खौफनाक होते थे, और उनके पांव के पंजे काफी नोकीले होते थे। लेकिन दोस्तों, वहीं पत्ते खाने वाले डायनासोर्स के पांव बिल्कुल फ्लैट यानी चपटे हुआ करते थे। ज्यादातर गोश्त खाने वाले डायनासोर्स की हड्डियां हवा से भरी होती थी। वो इतनी भारी नहीं होती थी जितनी वो नजर आती थी। और परिंदों की हड्डियां भी बिल्कुल ऐसी होती हैं, उनके अंदर हवा भरी होती है, जिसकी वजह से परिंदे बड़ी आसानी से उड़ पाते हैं और अपने वजन को अपने परों से उठा लेते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पहले गोश्त खाने वाले डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में पत्ते खाने वाले और दूसरे डायनासोर्स भी वजूद में आए। तो ये तो थी डायनासोर्स की टाइप्स। अब हम बात करेंगे डायनासोर्स की कुछ अलग अलग स्पीशीज के बारे में, जो कि आपको जानकर काफी हैरानी होगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा डायनासोर सौरोपोड्स था, जो कि एक पत्ते खाने वाला डायनासोर था। उसकी लंबाई जिराफ से 2 गुना ज्यादा थी। और अब सोचो कि अगर कोई इंसान उसके पांव के नीचे आ जाए तो क्या होगा। बात करूं हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स की, तो उनमें सबसे बड़ा डायनासोर क्विज़ालोकोटलस था, जिसकी लंबाई एक जिराफ जितनी थी। और इस दुनिया में अब तक क्विज़ालोकोटलस से बड़ा उड़ने वाला जानवर नहीं देखा गया। और अब अगर बात करें पानी में रहने वाले डायनासोर्स की, तो पानी में रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर शोनीसॉरस सिकनियंसिस था, जिसका साइज लगभग एक ब्लू व्हेल के आसपास था, लेकिन बस ब्लू व्हेल से थोड़ा छोटा था। भले ये डायनासोर पानी का सबसे बड़ा डायनासोर था, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं था। दोस्तों, पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक डायनासोर मोसासाउरस था, जो कि जुरासिक वर्ल्ड की बहुत सी मूवीज में नजर भी आ चुका है। ये इतना ताकतवर डायनासोर था कि ये टी-रेक्स जैसे बड़े डायनासोर के भी एक झटके में 2 टुकड़े कर सकता था। अब सोचो, अगर ये मूवीज में इतना खतरनाक है तो रियल में कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, डायनासोर्स ने इस दुनिया पर पूरे 16 करोड़ साल तक राज किया। उसके बाद वो सब खत्म होकर जमीन में दब गए। आज भी दुनिया में जगह जगह डायनासोर्स के बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, और जो डायनासोर समंदर के करीब रहा करते थे उनके फॉसिल सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। डायनासोर्स की उम्र कितनी लंबी थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक एक डायनासोर 200 साल तक जिंदा रहता था। और अब अगर मैं बात करूं डायनासोर्स के खत्म होने की, तो काफी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए। ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको के एक आइलैंड युकाटान से इतनी तेजी से टकराया था कि पूरी दुनिया में शॉक वेव्स पैदा हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक उस एस्ट्रॉइड की गर्मी 10 हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा थी, जिसकी गर्मी की वजह से दूर दूर तक सारे डायनासोर्स मर गए। जो भी उस गर्मी की लपेट में आया वो जलकर राख हो गया, और इस दुनिया पर एक कुत्ते के साइज से बड़ा कोई जानवर जिंदा नहीं बचा। बस कुछ मछलियां, परिंदे और इंसेक्ट्स वगैरह बच गए। दोस्तों, डायनासोर्स तो खत्म हो गए, लेकिन डायनासोर से भी पहले शायद इस दुनिया में बहुत ही खौफनाक बलाएं रहा करती थी, क्योंकि इस दुनिया की उम्र पूरे 4.5 अरब साल है। इंसान इस दुनिया में सिर्फ 20 लाख साल से है, और डायनासोर इस दुनिया में 16 करोड़ साल से थे, जो कि कुल मिलाकर 1 अरब साल भी नहीं बनता। इंसान को सिर्फ वही सब पता है जो कि इंसान ने इस दुनिया में डिस्कवर किया, यानी खोजा है। पता नहीं इस दुनिया में और क्या क्या रहा करता था, जो कि आज भी इंसान की नजरों से छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर बात करें डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स की असली कहानी शुरू हुई थी 1819 में, क्योंकि 1819 में हमें डायनासोर्स का पहला फॉसिल मिला था। यानी इससे पहले दुनिया को डायनासोर्स के बारे में नहीं पता था, और लोग ये नहीं जानते थे कि इंसानों से पहले भी इस दुनिया में कुछ रहा करता था। दोस्तों, 1819 में एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बकलैंड। ये इंग्लैंड में अपनी जियोलॉजी की स्टडी कर रहे थे कि अचानक इन्हें वहाँ कुछ ऐसी हड्डियाँ मिलती हैं जिन्हें ना तो पहले कभी देखा गया था और ना ही उनके बारे में कभी सुना गया था। शुरुआत में तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ की हड्डियाँ हैं, लेकिन जब उन्होंने लगातार 5 साल तक इन हड्डियों को स्टडी किया तो उन्हें समझ आया कि एक रेप्टाइल की हड्डियाँ हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पर रहा करते थे। उन्हें इन हड्डियों को स्टडी करने में पूरे 5 साल लगे, और इतना टाइम उन्हें इसलिए लगा क्योंकि उस टाइम तक लोगों को डायनासोर्स के बारे में कुछ नहीं पता था, और ये पहली बार था कि किसी डायनासोर की हड्डियों को ऑफिशियली स्टडी किया जा रहा था। तो उन्हें ये हड्डियाँ 1819 में मिली थी, और 1824 में वो इस क्रीचर को एक नाम देते हैं, मेगालोसोरस। ये पहली बार था जब किसी डायनासोर को ऑफिशियली एक नाम दिया गया जिसके आगे सोरस लगा था। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स के नेम्स के आगे सोरस लगा होता है, जैसे स्टीगोसोरस, स्पाइनोसोरस, टेरानोसोरस रेक्स वगैरह वगैरह। और ऐसा क्यों होता है, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, डायनासोर्स एक्चुअली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिनका मतलब है टेरिबल लिजर्ड यानी खौफनाक छिपकली, डिनोस यानी टेरिबल,
और सोरोस यानी लिजर्ड। ये नाम 1842 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने रखा था जिनका नाम था सर रिचर्ड ओवन। क्योंकि रिचर्ड ओवन ने जब बहुत से डायनासोर्स के फॉसिल्स को स्टडी किया तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये कुछ बहुत ही बड़े रेप्टाइल्स थे जो काफ़ी पहले अर्थ पर रहा करते थे। अब क्योंकि ये रेप्टाइल साइज में बहुत बड़े थे और एक छिपकली की तरह भी दिखाई देते थे, तो उन्होंने इनको नाम दिया डायनासोर्स, यानी बड़ी भयानक छिपकलियाँ। इसका मतलब अब इस टाइप के जितने भी रेप्टाइल्स होंगे उन सभी को डायनासोर्स कहा जाएगा। बस यूँ समझ लो कि रिचर्ड ओवन ने डायनासोर नाम की एक अम्ब्रेला बना दी थी जिसके नीचे इन सभी रेप्टाइल्स को रखा जा सकता था। तो खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि डायनासोर की सबसे पहली डिस्कवरी विलियम बकलैंड ने की थी, तो आपको क्या लगता है, क्या विलियम से पहले किसी को भी डायनासोर की कोई हड्डी नहीं मिली होगी? तो इसका जवाब है हाँ। विलियम बकलैंड से पहले भी बहुत लोगों को डायनासोर्स की हड्डियाँ मिल चुकी थी। लोगों को ये हड्डियाँ हज़ारों साल पहले ही मिलना शुरू हो चुकी थी, बट उन्हें नहीं पता था कि ये किस चीज़ की हड्डियाँ हैं। अब यहाँ देखो, ये लिखा है कि चाइनीज़ लोगों को लगभग 2000 साल पहले डायनासोर्स की कुछ हड्डियाँ मिली थी, जिससे वो समझने लगे कि ये एक ड्रैगन की हड्डियाँ हैं। यानी लोगों को हड्डियाँ मिलती ज़रूर थी, बट वो उन हड्डियों को अपने रिलीजन से रिलेट करते थे और उन्हें अलग अलग क्रीचर्स के नाम देते थे। कोई इन्हें मॉन्स्टर्स की हड्डियाँ समझता था, कोई थंडरबर्ड्स की, कोई ग्रिफिन्स की, और चाइनीज़ तो इन्हें ड्रैगन की हड्डियाँ समझते थे। तो ये सारे मिथिकल क्रीचर्स हैं जिन्हें उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। खैर वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ साथ लोगों के बिलीव्स भी बदलते गए। लोग अब इन मिथिकल क्रीचर्स को नहीं बल्कि साइंस को मानने लगे। 1677 में रॉबर्ट प्लॉट नाम का एक आदमी था जिसे डायनासोर की एक हड्डी मिली थी। अब उस टाइम तक लोगों को डायनासोर का नहीं पता था, तो प्लॉट को ये लगा कि ये हड्डी किसी बहुत बड़े इंसान की है जो सालों पहले इस दुनिया में रहा करते थे। तो प्लॉट के अकॉर्डिंग ये एक जायंट ह्यूमन की बोन थी, बट बाद में पता चला कि ये हड्डी एक्चुअली मेगालोसोरस की फीमर बोन थी जो थाइज में होती है। यानी जैसे जैसे वक्त बदलता गया लोगों को सब समझ आता गया। डायनासोर्स के बारे में हमें 80s में पता चला था और 80s के टाइम से लेकर अब तक हमने डायनासोर्स की हज़ारों स्पीशीज को डिस्कवर किया है। ऑन एवरेज हमें हर साल डायनासोर्स के 20 से 30 न्यू फॉसिल्स देखने को मिलते हैं और ना जाने और भी कितने मिलते रहेंगे। तो खैर ये तो हो गई बात डायनासोर्स की डिस्कवरी की। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डायनासोर्स की स्टोरी की, यानी डायनासोर्स कैसे पैदा हुए और ऐसा क्या हुआ कि ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। दोस्तों, डायनासोर्स की शुरुआत इस दुनिया पर 252 मिलियन साल पहले हुई थी, जिसे कहा जाता है मेसोजोइक एरा, यानी एज ऑफ डायनासोर्स। ये एरा पिछले 252 मिलियन से 66 मिलियन ईयर्स यानी लगभग 186 मिलियन ईयर्स तक चला। और इसी एरा के अंदर डायनासोर्स की कंप्लीट स्टोरी छुपी है, यानी उनके पैदा होने से लेकर उनके मरने तक जो कुछ भी हुआ वो सब इसी एरा में ही हुआ। तो मेसोजोइक एरा डायनासोर्स का एक कंप्लीट चैप्टर है जिसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और इन सभी पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ट्रायसिक पीरियड की बात करें तो ये वो पीरियड था जब डायनासोर्स पैदा होने लगे। ये पीरियड 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और इसी पीरियड में डायनासोर्स इवॉल्व हुए। और वो कैसे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, बात यह है कि डायनासोर से पहले भी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें रहा करती थी जो ट्रायसिक पीरियड में एक्सटेंट होने लगी। इस पीरियड में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटेंक्शन इवेंट हुआ जिसे कहा जाता है द परमियन ट्रायसिक एक्सटेंक्शन। इस इवेंट में 96% मरीन एनिमल्स और 70% लैंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए थे, जो कि हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चली। इस वोल्केनिक इरप्शन ने बहुत लार्ज अमाउंट में लावा रिलीज किया जो सरफेस पर आकर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, जिसके चलते क्लाइमेट हार्श होता गया और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट देखने को मिला। अब जहाँ सारी स्पीशीज मर रही थी वहीं डायनासोर्स पैदा हो रहे थे, क्योंकि डायनासोर्स ऐसे एनिमल्स थे जो गर्म इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकते थे। डायनासोर्स आर्कोसोरस नाम के एक रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे जो कि एक मगरमच्छ की तरह दिखता था। तो आर्कोसोर 4 टांगों पर चलते थे, बट डायनासोर्स 2 पैरों पर चलने लगे। जहां आर्कोसोर की टांगें उनकी बॉडी के ऊपर थी, वहीं डायनासोर की टांगें उनकी बॉडी के नीचे थी, जिसकी वजह से डायनासोर्स तेज भाग पाते थे। यानी आर्कोसोर्स में कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी चेंजेस आए जिनके चलते उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता गया और वो डायनासोर्स बनते गए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे और जिस टाइम उनका इवोल्यूशन हुआ उस टाइम दुनिया पर सिर्फ एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसे हमने नाम दिया पैंजिया। तो पैंजिया में सारी लैंड एक ही जगह पर थी और इस लैंड के इर्द गिर्द सारा ओशियन था। यानी पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पर थे। पैंजिया में हर तरफ सूखी जमीन थी, ड्राई एनवायरनमेंट था और इन सबसे बढ़कर जानलेवा गर्मी थी। तो इस गर्मी में जहाँ सारे एनिमल्स मर रहे थे वहीं डायनासोर इस एनवायरनमेंट में ढल रहे थे। अब इस डायनासोर को देखो, इसका नाम नयासासोरस है और काफ़ी साइंटिस्ट इसको दुनिया का सबसे पहला डायनासोर मानते हैं। इस डायनासोर का फॉसिल लगभग 243 मिलियन साल पुराना है, जो कि ट्रायसिक पीरियड के अर्ली फेज का टाइम था।
यानी हो सकता है कि जब आर्कोसोरस का इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले नायासासोरस बना था। मजे की बात यह है कि आर्कोसोरस से सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स भी इवॉल्व हुए थे। अब डायनासोर्स तो मर गए बट क्रोकोडाइल्स आज भी हैं, तो ये कैसे बचे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, भले ही क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स के एंसेस्टर्स एक ही थे बट सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही सर्वाइव कर पाए क्योंकि इनकी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, स्केली स्किन और वेब्ड फीट ने इन्हें पानी में रहने के भी काबिल बनाया, जिसके चलते ये एक्सटिंक्शन से बच गए। टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स पैदा ज़रूर हो रहे थे बट अभी ये इतने ज़्यादा बड़े और पावरफुल नहीं थे। ये धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट में ढलते गए और अपने साइज को भी वक्त के साथ साथ इंक्रीज करते गए। ट्रायसिक पीरियड 252 मिलियन से लेकर 201 मिलियन ईयर्स यानी पूरे 51 मिलियन ईयर्स तक रहा और इसके बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड। दोस्तों, जुरासिक पीरियड मेसोजोइक एरा का सेकंड पीरियड था जिसे डायनासोर्स का गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में एक्सटिंक्शन इवेंट खत्म हो चुका था जो डायनासोर्स के लिए दुनिया पर राज करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया। बिकॉज एक्सटिंक्शन के बाद जो स्पीशीज बच गई थी उनमें डायनासोर्स सबसे ताकतवर थे, जिसकी वजह से ये प्लेनेट की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज बन गए। तो जुरासिक पीरियड में क्या कुछ हुआ, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। दोस्तों, अब जुरासिक पीरियड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो थी पेंजिया का टूटना। इस पीरियड में पेंजिया 2 हिस्सों में टूट चुका था और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हो गए थे। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो था जो कि कई मिलियन सालों तक चला। तो पेंजिया जिन 2 हिस्सों में बटा था उनमें से एक था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना। लॉरेशिया में यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका थे और गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे। तो ये पेंजिया के 2 बड़े हिस्से थे जो कि आगे मजीद हिस्सों में डिवाइड होने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का साइज पहले से काफ़ी बढ़ चुका था और ये वो टाइम था जब डायनासोर्स ने हर इकोसिस्टम में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, ज़मीन पर, समंदरों में और इवन के आसमान में भी। यानी यूँ समझ लो कि ये पीरियड डायनासोर्स का था क्योंकि इस पीरियड में दुनिया का टेम्परेचर काफ़ी ह्यूमिड हो चुका था। अब ह्यूमिड का क्या मतलब? ह्यूमिडिटी को हम उर्दू ज़बान में हबस भी कहते हैं और अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप जानते होंगे कि जब हबस के महीने होते हैं तो गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा साइंटिफिकली समझें तो ह्यूमिड का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में नमी, यानी हल्का हल्का पानी। अब जैसे कि मैंने बोला कि जुरासिक पीरियड काफ़ी ह्यूमिड था, तो इसका मतलब यही था कि इस पीरियड में एटमॉस्फेयर में नमी थी जिसके चलते गर्मी ज़्यादा महसूस होती थी। ये क्लाइमेट डायनासोर्स के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट था और क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी थी तो हर तरफ ग्रीनरी फैल गई। जुरासिक पीरियड 201 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और इस पीरियड में बहुत से नए डायनासोर्स इवॉल्व हुए जैसे सौरोपोड्स, थेरोपोड्स और आर्कियोप्टेरिक्स। दोस्तों, जुरासिक पीरियड 201 मिलियन से 145 मिलियन ईयर्स यानी पूरे 56 मिलियन ईयर्स तक चला और इसके बाद शुरू हुआ डायनासोर्स का आखिरी पीरियड, द क्रिटेशियस पीरियड। दोस्तों, अब क्रिटेशियस पीरियड मेसोजोइक एरा का आखिरी पीरियड था और ये वो टाइम था जब डायनासोर्स अपनी पीक डाइवर्सिटी पर थे। यानी इस दौर के डायनासोर्स सबसे ताकतवर थे जो कि पूरी दुनिया पर अपना होल्ड बना चुके थे। डायनासोर्स अब दुनिया के हर कोने में थे मगर वो इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही है। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्या क्या हुआ, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। दोस्तों, क्रिटेशियस पीरियड में वैसे तो बहुत सी चीज़ें हुई बट अगेन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो थी कॉन्टिनेंट्स का बनना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस पीरियड में सभी कॉन्टिनेंट्स टूटकर अलग हो चुके थे और दुनिया लगभग वैसी हो चुकी थी जैसी आज है। यानी दुनिया पर अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे और हर कॉन्टिनेंट पर अलग अलग टाइप के डायनासोर्स थे। तो वैसे तो इस पीरियड में बहुत से डायनासोर्स थे बट कुछ जो सबसे फेमस थे वो थे टीरेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और स्पाइनोसोरस। ये हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस डायनासोर्स थे जो कि क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुए थे क्योंकि इस पीरियड में टेम्परेचर और भी वार्म और ह्यूमिड हो चुका था जो कि डायनासोर्स के लिए एक अल्टीमेट इन्वायरमेंट बना। तो डायनासोर्स के लिए दुनिया काफ़ी परफेक्ट होती जा रही थी मगर धीरे धीरे उनका वक्त भी ख़त्म हो रहा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन आखिर कैसे हुई। दोस्तों, क्रिटेशियस पीरियड 145 मिलियन से 66 मिलियन ईयर्स यानी पूरे 79 मिलियन ईयर्स तक चला और इसके बाद शुरू हुई द क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। ये वही एक्सटिंक्शन थी जिसमें एक एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था और डायनासोर समेत दुनिया की 75% स्पीशीज को ख़त्म कर गया था। इस एस्ट्रॉइड ने अर्थ के एनवायरनमेंट को इस हद तक तबाह कर दिया था कि डायनासोर्स और कई दूसरी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाई। तो चलो डिटेल से जानते हैं कि ये एस्ट्रॉइड कैसे आया, कहाँ टकराया और इसके टकराने से कितनी तबाही हुई। दोस्तों, सदियों तक साइंटिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि डायनोकिलर एस्ट्रॉइड आखिर आया कहाँ से था। बट फिर 2021 में की गई एक स्टडी से ये पता चला कि ये एस्ट्रॉइड एक्चुअली एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया था जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इस एस्ट्रॉइड का नाम चिग्ज़ेलब था
और इसे जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी ने अर्थ की तरफ पुश कर दिया था। ये एस्ट्रॉइड साइज में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर था और जब ये अर्थ से टकराया तो इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इम्पैक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन मैक्सिको की युकाटान पेनिनसुला में है, जहां आज एक बहुत ही बड़ा क्रेटर यानी एक गड्ढा है। ये अर्थ की सरफेस पर एक मैसिव स्कार है जो दिखाता है कि तबाही किस स्केल पर हुई थी। इस एस्ट्रॉइड के टकराने की ताकत अनइमेजिनेबल थी और जब ये अर्थ से टकराया तो इसने 100 मिलियन मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज की, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर थी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसने सिर्फ इम्पैक्ट जोन को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ के इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया। तो जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया तो सबसे पहले एक मैसिव फायरबॉल बनी, जिससे इम्पैक्ट जोन की जमीन पिघलकर मोल्टन रॉक में बदल गई। सेकंड, समुद्रों में बहुत बड़ी सुनामीज आई जो कई हजार किलोमीटर्स तक फैल गई। ये वेव्स इतनी पावरफुल थीं कि इन्होंने आसपास के एरियाज को बिल्कुल साफ कर दिया था। थर्ड, अर्थ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट हुई जिससे बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए। ये अर्थक्वेक्स इतनी शिद्दत के थे कि इन्होंने कॉन्टिनेंट्स को हिलाकर रख दिया। और फोर्थ, जब एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया था तो बहुत सारी मोल्टन रॉक एटमॉस्फेयर में फैल गई थी। तो जब ये रॉक स्पेस में उछली तो ये जलती हुई अर्थ की तरफ वापस आई, जिससे कि जो डायनासोर हवा में उड़ रहे थे वो मारे गए और इनके गिरने से जंगलों में आग भी लग गई, जिससे क्रिएट हुई वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फायर्स। तो ये तो हो गई बात एस्ट्रॉइड के टकराने की। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों, जब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हो गया तो उसके कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर में हर जगह धुआं और डस्ट फैल गई, जिसने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। अब क्योंकि सनलाइट ब्लॉक हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा, जिससे एक न्यूक्लियर विंटर स्टार्ट हुई। अब कुछ डायनासोर्स जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बच गए थे वो न्यूक्लियर विंटर की वजह से मरने लगे, क्योंकि पहली बार डायनासोर्स विंटर्स के आदी नहीं थे, और दूसरा ये कि सनलाइट ना मिलने की वजह से प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस रुक गई, जिससे हुआ ये कि जो प्लांट खाने वाले डायनासोर्स थे वो भी मर गए। और तो और जब इम्पैक्ट हुआ था तो उससे बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस रिलीज हुई थी। ये गैसेस अर्थ के एनवायरनमेंट में घुल गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन्स हुई। इन रेन्स ने ओशियंस और सीज को पोल्यूट कर दिया था, जिसके चलते पानी में रहने वाले बहुत से डायनासोर्स और एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हुए थे। यानी एस्ट्रॉइड के टकराने से सारे डायनासोर्स नहीं मरे थे, बल्कि उसके बाद जो हुआ वो डायनासोर समेत अर्थ की 75% स्पीशीज की मौत की वजह बना, लाइक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, फूड चेन कोलैप्स, एसिडिक रेन्स वगैरह वगैरह। डायनासोर्स तो खत्म हो चुके थे, बट डायनासोर्स के बाद क्या कुछ हुआ ये हम जानेंगे हमारी इवोल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम खुलकर बात करेंगे कि इस दुनिया में क्या कुछ हुआ और कैसे ह्यूमंस इस दुनिया में आए, कि पॉपुलेशन क्या होती है और कैसे ये पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन बनती है। तो दोस्तों, मान लो कि एक घर है जिसके अंदर 2 रूम्स, एक किचन और एक वॉशरूम है। यानी उस घर के अंदर एक 5 लोगों की फैमिली बहुत आराम से रह सकती है, 2 पेरेंट्स और उनके 3 बच्चे। तो इन 5 लोगों को हम उस घर की पॉपुलेशन बोलेंगे। बट अगर हम उस घर में 5 की बजाय 50 लोग घुसा दें तो ये हो जाएगी ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि ना तो वहाँ 50 लोगों के रहने की जगह है और ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि वो 50 लोग वहाँ सर्वाइव कर पाएं। बट फिर भी हम ज़बरदस्ती उन्हें उस घर में घुसा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया के साथ भी हो रहा है। हमारी दुनिया में इतनी जगह और रिसोर्सेज नहीं है जितनी इस दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। साल 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने पहली बार 1 बिलियन को क्रॉस किया था, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन 1800 में जाकर 1 बिलियन हुई थी। तो अब अगर साइंस को देखें तो साइंस का ये मानना है कि मॉडर्न ह्यूमंस इस दुनिया में आज से 3 लाख साल पहले ही आए थे और उन्हें लगभग 3 लाख साल लग गए थे 1 बिलियन होने में। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1800 में जाकर 1 बिलियन हुई थी और फिर 1927 में ये 2 बिलियन तक पहुंच गई थी, यानी सिर्फ 127 साल बाद। तो पहला बिलियन 3 लाख साल में हुआ था और दूसरा बिलियन सिर्फ 127 साल में ही हो गया था। ऐसे ही तीसरा बिलियन उसके 33 साल बाद हुआ, यानी 1960 में, और फिर चौथा बिलियन सिर्फ 14 साल में ही हो गया, यानी 1974 में। 1900 के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो करने लगी कि साइंटिस्ट ने ह्यूमैनिटी को वार्निंग्स देना शुरू कर दी कि अगर उन्होंने अभी से ही इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इंसानों के लिए ये दुनिया और उसके रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे। साल 1968 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पॉल एलरिक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब। उस बुक में उन्होंने ओवर पॉपुलेशन से होने वाले खतरों के बारे में बताया था, जो कि उस टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गई। उस बुक में उन्होंने ये बताया था कि कैसे पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे और कैसे ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज की बात करें तो पॉपुलेशन आज 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है और ये इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि अब हर 7.5 साल के बाद ये 1 बिलियन बढ़ जाती है। यानी जैसे अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है तो ठीक 7.5 साल के बाद ये 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या क्या नुकसान होंगे
चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो सबसे पहला नुकसान होगा वो होगा रिसोर्स डिप्लीशन। दोस्तों, रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का कम पड़ जाना। यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हमें उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि लोग जितने ज़्यादा होंगे उन्हें उतनी ही अमाउंट में खाना चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, एनर्जी और फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, और लोग जितने ज़्यादा होंगे उन्हें उतनी ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब भले ही दुनिया में इतने रिसोर्सेज हों या ना हो, बट उन्हें वो चाहिए होंगे। तो ऐसे में इन सब चीज़ों की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जिससे पूरी दुनिया आज परेशान है। इंडिया और पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड में इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रेड अलर्ट्स बज रहे हैं। टेम्परेचर अब 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है, जिसके चलते अब इंसान मरने लगे हैं। अब ये न्यूज़ देखो, कुछ दिन पहले ही मक्का में 550 लोगों की गर्मी की वजह से मौत हो जाती है, जो कि हज करने के लिए वहाँ गए थे। और अगर आप गौर करो तो 550 के पीछे एटलीस्ट लिखा हुआ है, यानी कम से कम 550 लोगों की मौत हुई है, बट हो सकता है इससे ज़्यादा लोग भी मरे हों। खैर, वर्ल्ड का टेम्परेचर अब बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है और ओवर पॉपुलेशन इसकी एक मेजर रीज़न है। और वो कैसे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी चीज़ों से होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल वगैरह वगैरह। तो अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लोग उतना ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड में आज 8 बिलियन लोग हैं तो उन सभी 8 बिलियन लोगों को उतनी ही अमाउंट में एनर्जी और फ्यूल चाहिए होगा। सबके पास पेट्रोल पर चलने वाली कार या बाइक ज़रूर होगी, और हर घर में खाना बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज़ किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा हमारे एटमॉस्फेयर में उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अर्थ बहुत ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल हो जाएगी। और यही वजह है कि हमें अर्थ को छोड़कर मार्स जैसे प्लैनेट्स के बारे में सोचना पड़ रहा है, इस उम्मीद में कि हम वहाँ जिंदा रह लेंगे। नंबर 3, डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई। तो जैसे कि मैंने बताया है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी हमें उतनी ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि अब साफ सी बात है, जब इंसानों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो जगह बनाने के लिए उन्हें जंगलों को मजबूरन काटना पड़ेगा। और जंगल काटना कितना खतरनाक है ये शायद आप खुद भी जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जंगल नहीं होंगे तो अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी। और वो कैसे, चलो समझ लेते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के लिए काम आता है। और दूसरी बात कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अगर हम सारे जंगलों को काट देंगे तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और CO2 लेवल बढ़ जाएगा, जिससे एक तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और दूसरा अर्थ का टेम्परेचर 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। यानी जैसे अभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो अगर जंगल नहीं होंगे तो यही टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफ़ी होता है पानी को उबालने के लिए। यानी अगर जंगल नहीं होंगे तो हो सकता है कि लोग गर्मी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएं और अर्थ पर लाइफ ख़त्म हो जाए। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब्स का ना मिलना, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कैसे आएंगे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, मान लो कि 2 कंपनीज हैं जिनका नाम कंपनी ए और कंपनी बी है, और दोनों कंपनीज में 2-2 सीट्स खाली हैं। तो कंपनी ए की सीट्स के लिए 10 लोग अप्लाई करते हैं और कंपनी बी की सीट्स के लिए पूरे 200 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब होता ये है कि कंपनी ए में 2 लोगों को जॉब मिलती है और 8 लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और वहीं कंपनी बी में भी 2 लोगों को जॉब मिलती है, बट यहाँ पूरे 198 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो कंपनी ए में अप्लाई करने वाले लोग कम थे, इसीलिए कम लोग ही अनएम्प्लॉयड रहे, बट वहीं कंपनी बी में अप्लाई करने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसीलिए ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहे। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी हमें उतनी ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि अब हर किसी को जॉब नहीं दी जा सकती। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी खुद ही आएगी, क्योंकि जब लोगों के पास कोई रोज़गार ही नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली गरीब होते जाएंगे। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब और गरीब होते जाएंगे, लेकिन अमीर और अमीर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ओवर पॉपुलेशन की वजह से अमीर और अमीर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अमीर लोग अक्सर बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उनका बिजनेस उतना ही ज़्यादा चलेगा। जैसे अगर वो कोई कंपनी बनाकर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उनके वो प्रोडक्ट्स उतने ही ज़्यादा बिकेंगे। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब और गरीब हो जाएंगे और अमीर। नंबर 5, कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। दोस्तों, कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है तनाज़े यानी लड़ाई झगड़े, और वार का मतलब होता है जंग।
तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट्स और वार्स कैसे देखने को मिलेंगी, चलो जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोग जॉबलेस होंगे और गरीबी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जब गरीबी आएगी तो ऑटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और वार्स भी होंगी। लोग छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ना शुरू कर देंगे, चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसके चलते सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगर कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे चोरी और लूटमार बढ़ जाएगी, करप्शन करना एक आम सी बात हो जाएगी, लोग ज़्यादा होंगे तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे क्राइम्स जैसे स्कैम, मर्डर और रेप केसेस भी ज़्यादा होने लगेंगे। और ऐसे ही अगर वार्स की बात करें तो वार्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनके लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होंगे, जिनकी वजह से वार्स भी होंगी, फिर चाहे वो सिविल वार्स हों या फिर इंटरनेशनल वार्स। तो यार, ये थे ओवर पॉपुलेशन से होने वाले नुकसानात। अगर पॉपुलेशन आएगी तो ये सब भी आएंगे। यानी अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ओवर पॉपुलेशन ही असली फसाद की जड़ है और इसीलिए ये सबसे खतरनाक है। दोस्तों, साल 1991 में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमें पूरे 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितने लोग उस तूफान में मरे थे, बांग्लादेश को सिर्फ 2.5 हफ्ते लगे उतने ही बच्चे पैदा करने में। यानी लोग इतनी तेज़ी से मर नहीं रहे जितनी तेज़ी से पैदा हो रहे हैं। तो यही वजह थी कि 90s के टाइम में ही साइंटिस्ट ने ह्यूमैनिटी को वार्निंग्स देना शुरू कर दी थी। तो जब साइंटिस्ट ने दुनिया को वार्निंग्स देना शुरू की तो बहुत से कंट्रीज़ ने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी, और ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ ने जिनमें पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, जैसे चाइना और इंडिया। तो दोस्तों, अगर चाइना की बात करें तो 90s के टाइम में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में थी, और 1979 में चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा करेगा, जिससे चाइना की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो चाइना की ये पॉलिसी पूरे 36 साल तक चली और फिर 2015 में इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इस पॉलिसी से पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो ही रही थी, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी देखने को मिली जिन्हें चाइना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाकर ख़त्म की थी। और ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी एक 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, जिसको नाम दिया गया था हम 2 हमारे 2। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा करेगा, और अगर कोई कपल 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई लोकल पॉलिटिशियन है तो उसके 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी अगर उसे इलेक्शन लड़ना है तो उसके 2 या 2 से कम बच्चे ही होने चाहिए। खैर, इंडिया में भी इस पॉलिसी को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाया गया, लेकिन फिर बाद में इस पॉलिसी को भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इन पॉलिसी से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता था तो फिर इन्हें बंद क्यों किया गया? कितना अच्छा होता ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती। तो दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इन पॉलिसीज़ से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं बल्कि क्रैश होने लगी, जो कि ओवर पॉपुलेशन से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब ये पॉपुलेशन क्रैश क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ड्रीम्स की दुनिया हमारी रियल दुनिया से बिल्कुल हट कर होती है, क्योंकि ड्रीम्स के अंदर हम वो सब कर पाते हैं जो कि हम कभी अपनी रियल लाइफ में भी नहीं कर पाते। दोस्तों, हर इंसान एक रात में लगभग 4 ड्रीम्स देखता है, और इस हिसाब से वो पूरे एक साल में 1460 ड्रीम्स देख लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, अगर मैं इतने ज्यादा ड्रीम्स देखता हूँ तो मुझे याद क्यों नहीं रहते? तो दोस्तों, आपको इसलिए याद नहीं रहते कि नींद से जागने के बाद इंसान अपने 90% ड्रीम्स को भूल चुका होता है। उसे सिर्फ 10% ही बहुत ही मुश्किल से याद रह पाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि उसने रात में कोई ड्रीम भी देखा है या नहीं। इंसान एक रात में ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट्स तक ड्रीम करता है, यानी पूरे 1.5 घंटे तक, और उसका बड़े से बड़ा ड्रीम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का हो सकता है। और ऐसे ही जब एक इंसान की मौत होती है तो वो अपनी जिंदगी के 25 साल सोने में गुजार चुका होता है, और इस हिसाब से उसने पूरे 6 साल तक ड्रीम्स देखे होंगे, जो कि सब के सब उसे उठने के बाद ही भूल चुके होंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कुछ लोग अपने ड्रीम्स को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं। अब जैसे कि चाइना की एक स्टेट फुकैन में रहने वाले लोगों को ये लगता है कि अगर वो कब्रिस्तान जाकर अपने बाप दादा की कब्र पर सोएंगे तो इससे उनके बाप दादा उनके ड्रीम में आएंगे, जो कि सुनने में काफी अजीब लगता है। और यार, ऐसे ही एक वेस्ट अफ्रीकन ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम अशांति है। वो लोग भी अपने ड्रीम्स को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। अब जैसे कि अगर किसी आदमी के ड्रीम में कोई दूसरा आदमी उसकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो आदमी उस दूसरे आदमी पर केस करा सकता है कि इसने ड्रीम में आकर मेरी वाइफ को छेड़ा है, मतलब कुछ भी। और दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि ड्राउने अपने बुरी आत्माओं की वजह से आते हैं, तो वो लोग अपने बेड के नीचे एक चाकू रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने बेड के नीचे चाकू रखेंगे तो ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर भाग जाएंगी और फिर उन्हें ड्राउने सपने भी नहीं आएंगे। और ये कितनी अजीब सी बात है। असली मजा तो तब है जब वो आत्मा आए और वही चाकू उठाकर उन पर हमला कर दे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ड्रीम्स की वजह से बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई हैं और काफी बड़े बड़े इन्वेंशंस भी हुए हैं। जैसे कि दोस्तों, एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त कैकुले। उन्होंने अपने ड्रीम में देखा कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है, तो उन्हें ये देखकर बहुत सारे आइडियाज आए, और उन्हीं आइडियाज की मदद से उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लोज चेन और रिंग्स होने को डिस्कवर किया। और दोस्तों, ड्रीम्स की वजह से जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई थी वो सिलाई मशीन की थी। सर इलियास होवे नाम के एक इन्वेंटर थे। उन्होंने सिलाई मशीन
मशीन को इन्वेंट किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिलाई मशीन कैसे बना पाएंगे। तो इसी दौरान उन्होंने एक रात एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उन्होंने अपने सपने में देखा कि कुछ जंगली लोगों ने उन्हें कैद कर लिया है, जिनके पास बड़े बड़े नेज़े हैं और उन सभी नेज़ों की टिप पर एक सुराख है। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें सिलाई मशीन बनाने का आइडिया मिल गया, क्योंकि दोस्तों आम सुई का सुराख उसके बॉटम में होता है, लेकिन वहीं पर सिलाई मशीन की सुई का सुराख उसकी टिप पर होता है, जो कि सर इलियास होवे ने अपने ड्रीम में नेज़ों के ऊपर देखा था। और ये काफी अमेजिंग बात है कि एक छोटे से ड्रीम ने उन्हें उनके मकसद में कामयाबी दिला दी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों काफी लोग ये सोचते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें ड्रीम में हमारा फ्यूचर दिख पाए। तो इसके बारे में वैसे तो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिनमें कुछ लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने अपना फ्यूचर पहले से ही अपने ड्रीम में देख लिया था। जिनमें से 3 बड़ी रिपोर्ट्स ये हैं, द टाइटैनिक ड्रीम, द ड्रीम ऑफ 9/11 और तीसरे नंबर पर अब्राहम लिंकन्स ड्रीम ऑफ असासिनेशन। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटैनिक ड्रीम के बारे में। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने से पहले कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि उन्होंने अपने सपने में टाइटैनिक को डूबते हुए देखा है, और उनका ये सपना सच हुआ जब टाइटैनिक वाकई में डूब गया। और ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री तबाही है। और अब बात करते हैं ड्रीम ऑफ 9/11 के बारे में। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि 9/11 दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसमें पूरे 2996 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग जख्मी भी हुए थे। तो 9/11 का ये खतरनाक वाकया होने से पहले कुछ लोगों ने अपने ड्रीम में ये देखा था कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो रहा है, और उनका ये ड्रीम सच हुआ जब 9/11 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वाकई में हमला हुआ। और दोस्तों अब बारी आती है अब्राहम लिंकन ड्रीम ऑफ असासिनेशन की। दोस्तों अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपने मरने से कुछ दिन पहले एक ड्रीम देखा था। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने उस ड्रीम में लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी, और फिर उन्होंने अपने उस ड्रीम में अपनी लाश को देखा। और फिर जब उन्होंने अपना ये ड्रीम कुछ लोगों के साथ शेयर किया तो लोगों ने उन्हें ये बताया कि इस ड्रीम का ये मतलब हो सकता है कि आप बहुत जल्दी मरने वाले हैं। और दोस्तों उनका ये ड्रीम सच हुआ। उनका ये ड्रीम देखने के कुछ दिन बाद ही एक आदमी उनको गोली मार देता है, जिससे उनकी वाकई में मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ड्रीम्स जिन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। वैसे तो साइंस ये सब नहीं मानती। फैक्ट नंबर 6, अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने। दोस्तों इंसान को उसी चीज का ड्रीम आता है जो कि वो दिन भर करता है, और उसके ड्रीम में वही सब लोग आते हैं जो कि कभी ना कभी उसने अपनी रियल लाइफ में देखे होंगे। और साइंस ये बोलती है कि आपका दिमाग कभी भी कोई अनजान चेहरा आपके ड्रीम में नहीं बना सकता। तो आपको आपके ड्रीम में वही लोग नजर आएंगे जो कि आपने कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। लेकिन यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने ड्रीम में 2 से 3 बार ऐसे चेहरे देख चुका हूँ जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। और पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या फिर और लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और दोस्तों इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे, यानी कि हमारे बुजुर्ग लोग। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने की वजह से उनका दिमाग उसी चीज को उनके ड्रीम के अंदर शो करता था। और दोस्तों जो लोग अंधे पैदा होते हैं उनको उनके ड्रीम्स दिखाई नहीं देते, बल्कि उनको उनके ड्रीम्स सुनाई देते हैं। और ये बात मैंने अपने एक दोस्त से भी पूछी थी। और दोस्तों अब रही बात कि सबसे ज्यादा भयानक सपने किसको आते हैं, तो इसका जवाब है कि सबसे ज्यादा भयानक सपने उन लोगों को आते हैं जो बेचारे मिर्गी के दौरों के पेशेंट होते हैं। तो जब भी उन्हें बीच रात के वक्त दौरा पड़ता है तो उस दौरा पड़ने से फौरन पहले उन्हें एक बहुत ही भयानक ड्रीम आता है जो कि काफी बुरी सिचुएशन है। अल्लाह ना करे कि कभी किसी के ऊपर भी ऐसी सिचुएशन आए। फैक्ट नंबर 5, अब ये वाला फैक्ट थोड़ा भयानक और डिस्टर्बिंग है, जो कि मेरे साथ भी बहुत दफा हो चुका है। दोस्तों ओल्ड हैग सिंड्रोम या फिर स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी हालत होती है जिसमें आप होश में तो होते हो, लेकिन आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पाते। मानो ये ऐसे है जैसे कि आपकी जिस्म से किसी ने आपकी जान निकाल दी हो। ये सिचुएशन कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स तक रहती है, और इसके बाद आप अपनी बॉडी को मूव कर पाते हो। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिचुएशन बुरी आत्मा या फिर एक ओल्ड हैग की वजह से होती है जो कि आपको नींद के अंदर लेने आते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों सबसे अच्छा ड्रीम वो होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, और उस ड्रीम में आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, यानी आपका आपके ड्रीम पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। और ऐसे ड्रीम को लूसिड ड्रीम्स कहा जाता है। साइंस का ये मानना है कि लगभग 80% से भी ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लूसिड ड्रीम्स आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लूसिड ड्रीम्स आए और आप अपने ड्रीम पर पूरी तरह कंट्रोल कर सको, तो उसके लिए आप योगा सीख सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि योगा करने से आपकी बॉडी की बहुत सारी एनर्जीज आपके कंट्रोल में रहती हैं, जैसे गुस्सा, इमोशंस या फिर एक्साइटमेंट्स वगैरह। तो ऐसा माना जाता है कि योगा करने से कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम पर भी कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन मैंने कभी खुद योगा नहीं की, तो इस बात की मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सबसे ज्यादा याद रहने वाले ड्रीम वो होते हैं जो कि हमें REM स्लीप के अंदर आते हैं। REM स्लीप का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्लीप के अंदर आपकी आंखें बहुत ही रैपिडली यानी बहुत ज्यादा तेजी से मूव करती हैं, और आपका ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। REM स्लीप के अंदर आपके दिल की धड़कन और आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, और आपको काफी पसीना भी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में जो ड्रीम आता है वो आपको सबसे ज्यादा याद रहता है। और REM स्लीप के अंदर आपकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, ताकि जो कुछ भी आप ड्रीम में देख रहे हो वो सभी एक्शंस आप रियल में ना करने लग जाओ। और दोस्तों कभी कभी REM स्लीप में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, और इसमें आपकी आंख एकदम से खुल सकती है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, एक आदमी को, एक औरत को और एक छोटे बच्चे को किस तरह के ड्रीम्स आते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए एक आदमी की, तो आदमियों को ज्यादातर एक्शन और एडवेंचर्स के ड्रीम आते हैं, लेकिन औरतों के केस में ऐसा नहीं होता। औरतों को इमोशनल ड्रीम्स ज्यादा आते हैं। और अगर आप बात की जाए छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों के ड्रीम्स में ज्यादातर जानवर आते हैं, और बच्चों के ड्रीम्स बड़ों के ड्रीम से काफी छोटे छोटे होते हैं, जिनमें से 40% ड्राउनी ड्रीम्स होते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में साइंस के पास भी अभी तक कोई भी सॉलिड रीजन नहीं है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ChatGPT पर सर्च किया तो ChatGPT ने मुझे बहुत सारी साइंटिफिक रीजंस बताई। तो यार अगर आप एक लड़के हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंसानियत का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि आप एक लड़के पैदा हुए, लेकिन इससे बुरा और क्या होगा कि आप लड़के होने के बावजूद भी एक लड़के नहीं हो, यानी कि आप अपना कीमती वक्त कुछ ऐसी चीजों में बर्बाद कर रहे हो जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद तो है ही, लेकिन वही चीजें असल में आपको अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही हैं। और अगर आपने अभी भी उन चीजों पर कंट्रोल ना किया तो फिर शायद
शायद आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ना कर पाओ। तो चलो यार, अब मैं ज्यादा बातें नहीं करता, तो बस जल्दी से अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10, अपने ड्रीम्स को प्राइवेट रखो। तो यार, अगर आप एक लड़के हो तो आप कभी भी अपने ड्रीम्स के बारे में किसी से भी बात मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को अपना ड्रीम बता दो जो कि फिर बाद में आपके ड्रीम का लोगों के सामने मजाक उड़ाए। इससे आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो सकते हो और फिर शायद कभी भी आप अपना ड्रीम पूरा ना कर पाओ। तो यार, इसीलिए जरूरी है कि आप कभी भी अपने ड्रीम्स किसी के साथ भी शेयर मत करो और जितना हो सके अपने ड्रीम्स को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट रखो। नंबर 9, हर वक्त लोगों के साथ मत रहो। देखो यार, अगर आप हर वक्त लोगों के साथ रहते हो तो ऐसा करना छोड़ दो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब कोई चीज हमें फ्री में मिल जाए तो हमें उसकी कदर नहीं रहती। तो इसी तरह जब आप हर वक्त लोगों के साथ रहोगे और हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहोगे तो लोगों को आपकी भी कदर मालूम नहीं होगी। लोग आपको एक फालतू इंसान समझेंगे और आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे। तो इसीलिए रिजर्व रहना शुरू कर दो और जितना हो सके खुद को टाइम दो। आप अपना ज्यादा टाइम अकेले गुजारो, क्योंकि यार अच्छे आइडियाज तभी आते हैं जब आप अकेले होते हो। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसे होगा कि मान लो कल आपका एग्जाम है और आपको अपना एग्जाम तैयार करना है। तो मुझे बताओ यार, क्या आप किसी पार्टी में जाकर अपना एग्जाम तैयार करोगे या फिर एक रूम में अकेले बैठकर? आप डेफिनेटली यही बोलोगे कि एक रूम में अकेले बैठकर, क्योंकि ऐसा करने से आपका ध्यान ज्यादा अच्छे से लगेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अकेले रहकर गुजारना चाहिए। नंबर 8, हमेशा अकेले मत रहो। पिछले पॉइंट में मैंने ये बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा अकेले रहो, लेकिन इस पॉइंट में मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हमेशा ही अकेले मत रहो। तो अगर आप गौर करो तो ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं। आप अपना ज्यादा टाइम अकेले गुजारो, लेकिन ऐसा हरगिज मत करना कि आप हमेशा ही अकेले रहो, क्योंकि अगर आप हमेशा ही अकेले रहोगे तो ऐसा करने से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो और काफी ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हो। आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप अपने जैसे ही कुछ दोस्त बना लो और कभी कभी अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करो। तो यार, इसीलिए ये जरूरी है कि आप हमेशा अकेले मत रहो, वरना आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो। नंबर 7, लोगों के लिए कूल बनना छोड़ दो। देखो यार, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कूल बनते हो तो ऐसा करना छोड़ दो, क्योंकि आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर कोई आपको पागल बोलता है तो उसके साथ बहस मत करो, क्योंकि उस बहस का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप आगे से कुछ ऐसा बोल दो जिससे बात ही खत्म हो जाए। अब जैसे कि अगर आपको कोई पागल बोलता है तो आप उसको ये बोलो कि आपको अब पता चला। नंबर 6, कभी भी ऐसा मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंदी सोच है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि कल को वो लोग आपके घर आकर आपको दाल रोटी नहीं देंगे, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन लोगों की वजह से वो अपने ड्रीम्स को दफन कर देते हैं। तो यार, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो तो आपको ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 5, गलत लोगों से मशवरा मत लो, और खास तौर पर उन लोगों से जिन्होंने खुद कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। वो लोग खुद तो कामयाब नहीं होते, लेकिन आपको भी कामयाब होने नहीं देते। जो मुझे ये बोलते थे कि यार, अगर तू डेली वीडियो नहीं डालेगा तो तू कभी भी वायरल नहीं होगा, और वो लोग थे जिन्हें यूट्यूब का वाई तक नहीं पता था। वो लोग कभी खुद तो वायरल हुए नहीं, लेकिन मुझे वायरल होने की टिप्स दे रहे थे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप उन लोगों से कभी भी मशवरे मत लो जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपको भर भर के मशवरे देते हैं। नंबर 4, ज्यादा मत बोलो। देखो यार, अगर आप ज्यादा बोलते हो तो प्लीज ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आपके मुंह से कोई गलत बात निकले और कब वो उस बात को पकड़ के आपको जलील करें। तो बस जितना हो सके कम बोला करो। और अगर मैं आपको इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल दूं तो मैं एक तोते और एक बाज की एग्जांपल दूंगा। अब देखो यार, एक तोता बोलता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी भी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन वहीं पर बाज बहुत कम बोलता है, और परिंदों में सबसे ज्यादा ऊंचा एक बाज ही उड़ता है। तो यार, कभी भी आप अपनी लाइफ में एक तोता मत बनना, अगर बनना हो तो एक बाज बनना, और इसीलिए जरूरी है कि आपको कम बोलना चाहिए। नंबर 3, चीजों से ज्यादा अटैच मत रहो। देखो यार, अगर आप चीजों से काफी ज्यादा अटैच रहते हो तो इससे आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गेम बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम में आप वो गेम खेलना पसंद करते हो। आप गेम जरूर खेलो, लेकिन कभी भी गेम से इतने ज्यादा अटैच मत हो जाना कि वो गेम आपके साथ ही खेलना शुरू कर दे, क्योंकि यार साफ सी बात है, गेम के ओनर्स ने गेम बनाई और अब वो इस गेम से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पर आप लोग उस गेम को दिन रात खेल कर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। आपके लिए बेहतर होगा कि या तो उस गेम को अपना पैशन बना लो, अगर पैशन नहीं बना सकते तो एडिक्शन तो बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि पैशन आपको फायदा देगा और एडिक्शन आपको बर्बाद कर देगी। अब फैसला आपके हाथ में है। नंबर 2, ऐसे लोगों को देखना शुरू कर दो जो कि पैदा तो गरीब हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई और पूरी दुनिया उनके कदमों में झुककर रह गई। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को देखोगे तो आपके अंदर उनके जैसी ही सोच पैदा होगी। आप गुर्बत से निकलकर अमीरी की तरफ आने का सोचोगे। बस तो फिर हर टाइम मूवीज और सीरियल्स देखने की बजाय आप कामयाब लोगों की स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, रोनाल्डो, एंड्रयू टेट, एलोन मस्क और बाकी जो आपको पसंद हो। नंबर 1, अपने फैसले खुद करो। अब ये पॉइंट नंबर 1 पर मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, ये दुनिया बहुत ज्यादा बेरहम है, और अगर इस बेरहम दुनिया में आपको अपनी जगह बनानी है तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने होंगे। आप अपना हर फैसला अपने माँ बाप पर भी मत छोड़ देना, क्योंकि यार हमारे पेरेंट्स उस दौर में पैदा हुए थे जिस दौर में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आम नहीं थी। तो आपके पेरेंट्स आपको यही बोलेंगे कि बेटा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा फ्यूचर है। लेकिन वहीं पर आपको ये बात पता है कि आप अपनी पढ़ाई से हटकर भी कुछ बड़ा कर सकते हो, कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ आपको ही समझ आती हैं, आपकी जगह उन्हें कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको अपने फैसले खुद करने चाहिए। ये जिंदगी आपकी है और सिर्फ आप ही इसको बना सकते हो। तो बस दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं।